हेलो दोस्तों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पार्ट 2 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। आज हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं। 60 से अधिक यानी 61 चार्ज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन 2023 के पहले एग्जाम में पूछा गया, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है 2023 में, कि वास्तविक वस्तु का अगर कोई वस्तु है तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब होता है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, और आपको पता है कि सीधा प्रतिबिंब वस्तु का दर्पण के पीछे बनते हैं, सीधा बनता है। कि कौन ऐसा दर्पण है जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण बनाता है, ये हमेशा बनाता है। अवतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण में भी बनते हैं। अवतल दर्पण में केवल एक स्थान पे बनता है, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है, समतल भी हमेशा बनाता है। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। ये तीनों दर्पण ऐसे हैं जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल हमेशा बनाता है, उत्तल हमेशा बनाता है, लेकिन अवतल एक स्थिति में बनाता है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होती है। आपको बताना है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में कैसा होता है। तो एक बात आप पढ़े होंगे, प्रकाश जो है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अगला आपको पता होगा कि पानी में प्रकाश का जो चाल होता है वो 2.5 होते हैं, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक। उसके बाद आता है कांच। कांच में प्रकाश की जो चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप देख रहे हैं कि ये तीनों अलग अलग माध्यम है। निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान जहां पे वैक्यूम होता है, जहां पे ध्रुवकण नहीं होते हैं। पानी और कांच तीनों अलग अलग माध्यम है, और तीनों में प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, पानी में 2.25 × 10⁸ है। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होती है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देख लेते हैं। दे रखा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल किसके अपेक्षा? निर्वात की अपेक्षा। अब एक चीज मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि वायु का 1.0003 होता है और निर्वात का 1 होता है, यानी दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लगभग 0.3 का डिफिनेशन है, लगभग नगण्य के बराबर। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वायु बोला जाए या निर्वात बोला जाए, दोनों में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, लगभग समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो क्या होता है। अब एक बात देखना, अगर कोई भी पारदर्शी माध्यम हो उससे हम प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश क्या होता है कि जिस सतह से टकराता है वो सतह प्रकाश से कुछ कण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दूसरा भाग कुछ क्या करते हैं, सतह कुछ भाग को रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। यानी ये तीनों कंडीशन एक घटना में तीनों कंडीशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा कि इनमें से तीनों। जब किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण को गुजारी जाती है तो उसके कुछ भाग परावर्तित होते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। कुछ भाग अपवर्तित होते हैं, ये भी सही है। कुछ भाग अवशोषित होते हैं, ये भी बात सही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों। जब आप देखे होंगे कि जब आदमी ध्वनि को बोलता है, जब आदमी बोलना चालू करता है तो जो आवाज टकरा के आती है वो हमारे पहले के आवाज के जैसा नहीं होती है। जो हम बोलते हैं और जो आवाज टकरा के आती है दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। वो आवाज स्लो होता है जो टकरा के आती है, क्योंकि जो आवाज किसी सतह से टकराता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है,
उसकी आवृत्ति कम हो जाती है, हर एक चीज कम हो जाता है और वो आवाज मंद हो जाती है। ऐसे ही प्रकाश के लिए भी ये नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। आ जाइए इसे हम देख लेते हैं। ये इसे नॉर्मल बोलते हैं, जिसे एन से सूचित किया जाता है। ये हो गया सघन माध्यम, ठीक, और ये हो गया विरल माध्यम। अब आपको पता है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वो अभिलंब से दूर जाता है। ये कोण आई हो गया और ये वाला कोण आर हो गया। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। किससे दूर जाता है? अभिलंब से दूर जाता है। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कोण आई है वो छोटा है किससे? कोण आर से। कोण आई छोटा है कोण आर से। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कोण आई छोटा है, कोण आर बड़ा है। देखो यहाँ त्रिशूल जो है आर की तरफ खुला है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे हम देख लेते हैं अगला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। क्वेश्चन दे रखा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हमेशा हम सूर्य वास्तविक नहीं काल्पनिक प्रतिबिंब को देखते हैं। 2-4 मिनट सूर्य अपने समय से पहले दिखाई देता है डूबते समय। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी आभासी आभासी स्थिति को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की आभासी स्थिति को देखते हैं, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन होते हैं, ठीक है, वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होते हैं? सघन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 68। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती हैं। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई दर्पण होगा या लेंस होंगे, इसमें ये ध्रुव होता है, जितनी भी दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ध्रुव से मापी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिनेमा के जो पर्दे होते हैं उसपे किस प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है? एक बात हम आपको बताए थे कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टा बनते हैं और उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। 70 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? आपको एक बात मैं बता दूं कि छड़ बोले, छड़ी बोले, पेंसिल बोले, ये बोल दे कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, या पानी में डाली हुई पानी में तैरती हुई मछली भी अपने वास्तविक स्थान से उठी हुई प्रतीत होती है, ये सब का कारण क्या है? तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कांच से, यहां याद दिया है गलत है, कांच से पानी में प्रकाश हवे। जब कांच से प्रकाश पानी में जाएगा तो क्या होगा? कांच होता है सघन माध्यम। क्या होता है मेरे भाई? सघन माध्यम। पानी होता है विरल माध्यम कांच की अपेक्षा, ठीक है। तो कांच से सघन से जब विरल में प्रकाश जाता है तो प्रकाश के जो वेग होते हैं, सॉरी, प्रकाश के जो वेग होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, पानी में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है विरल में जब जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देख लेते हैं। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? कोई भी दर्पण हो, सॉरी, बोल रहा है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन
73 दे रखा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, या आप भी बता सकते हैं कि प्रकाश की जो किरण होती है किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में। कैसे बाबू? सीधी रेखा में। इसे ही ऋजुरेखीय संचरण बोला जाता है। बार बार पूछ लिया जाता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश में छाया किस घटना के कारण बनती है? तो ऋजुरेखीय संचरण के कारण, यानी प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण के आवर्धन क्या होते हैं? मैग्निफिकेशन समतल दर्पण का +1 होता है। आपको एक बात पता है कि समतल दर्पण जो होता है वस्तु का हमेशा बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। तो जब बराबर आकार का बनाएगा तो +1 हो जाएंगे, m बराबर +1। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अगला जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तैलीय कागज होता है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि तैलीय कागज कैसा होता है। तो जो तैलीय कागज होते हैं उसे प्रभासी या प्रभाषक के नाम से जाना जाता है। इसे हम प्रभासी वस्तु कहते हैं। जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं गुजरता है, आंशिक रूप से गुजरता है, उसे बोलते हैं प्रभासी। जिससे प्रकाश पूर्णतः गुजर जाए उसे प्रभासी कहते हैं, सॉरी पारदर्शी कहते हैं, और जिससे बिल्कुल नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रकहीन होते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होता है मात्रकहीन राशि है। अगला, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अगला देख लेते हैं 78, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, हाँ ये क्वेश्चन सही है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है लगभग समान। क्या होती है? लगभग समान। ये 21 में पूछा गया है, लगभग समान होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मेरे भाई लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया 2021 में कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज किया जाता है। आपको पता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण बनाते ही नहीं है, और समतल जो होता है वो बराबर के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और सीधा बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 81, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण का फोकस दूरी इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। चलिए गौर से देखना मेरे भाई, पी, एफ और ये था सी। मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, अवतल दर्पण हो, उस अवतल दर्पण में जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, समान साइज के प्रतिबिंब बनते हैं, उसी के नीचे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और क्वेश्चन दिया है कि प्रतिबिंब उल्टा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और समान आकार का बनना चाहिए। तो जब हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो ऐसी घटना होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा एवं आवर्धित। एक बात याद रखना कि जो उत्तल दर्पण होते हैं वो वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा दिया है लेकिन छोटा नहीं होता है, सॉरी, उत्तल दर्पण जो होते हैं छोटा बनाते हैं, और इसमें आवर्धित दिया है।
आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, तो ये तो गलत है। उल्टा एवं आवर्धित, उल्टा तो ये बनाता ही नहीं है उत्तल दर्पण, गलत है। सीधा बनाता है लेकिन हार्सित बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस का आवर्धक एम बराबर होता है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धक V/U होता है, V/U, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग लेंस के लिए नहीं किया जा सकता, आप कमेंट में बताओ। इसके पहले भी इस क्वेश्चन को मैंने करा रखा है, हमको याद है। बताना है कि कौन से पदार्थ हैं जो लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। कांच से लेंस बनाए जाते हैं, ये तो बात सही है। जल से भी माध्यम हो सकता है। पीतल के नहीं बनाए जाते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा है कि प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो पीतल का यूज नहीं किया जाता है, बाकी सबका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। सॉरी, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। 1, 2, 5, 7, कितने? 2 होते हैं, जिसमें स्नेल का नियम आता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 87 का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। दे रखा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मान क्या होंगे। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, ये क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा है और 23 में भी पूछा है। बताओ तो, कमेंट करिए तुरंत। मैंने आपको बताया है कि स्नेल साहब 1621 इसमें बताए थे कि साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, तो अवतल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण जो ऐसे होता है, और एक होता है उत्तल दर्पण जो ऐसे होते हैं। अवतल दर्पण में फोकस आगे होता है, तो फोकस दूरी प्लस में दिया है, और आगे की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है। अवतल दर्पण तो होगा नहीं। उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो पीछे होता है, और पीछे की दूरी धनात्मक होती है, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये दर्पण कैसा होना चाहिए था, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। अभी बताए कि अपवर्तन के कारण ही मछली जो है तालाब में उठी हुई प्रतीत होती है, गिलास में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, पेंसिल जो रखी हुई होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है, पानी में अगर कोई पेंसिल हो तो, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये क्वेश्चन 2021 और 2021 और 22 में पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी बताना है। अभी बताइए, अवतल दर्पण ऐसे होता है, कर्व आकार की होती है। ठीक है, जब अवतल दर्पण ऐसे होता है तो इसमें फोकस आगे होती है, और दर्पण से आगे की दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। और पूछ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, कर्व आकार की होती है और फोकस आगे होती है। अभी मैंने बताया कि आगे की दूरी सब कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 दे रखा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या आर में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था कि एफ बराबर होता है r/2। अगर r निकाला जाए तो हो जाएगा 2f। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा दिया है। f बराबर r/2 तो दिया नहीं है, r बराबर 2f, r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
किसी अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण किसी अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। आपको पता होगा कि समतल दर्पण की फोकस होती है अनंत। अनंत क्यों होता है कि समतल दर्पण में जितने भी किरणें होती है वो कहीं पर भी मिलती नहीं है। उत्तल में मिलेगा, अवतल में मिलता है, लेकिन समतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहीं पर मिलती नहीं है। अर्थात जब वो मिलती नहीं होती है, अपसरित होते हुए प्रतीत होती हैं। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा अपसरित, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? अभिसारी लेंस के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभिसारी लेंस के नाम से उत्तल लेंस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? उत्तल लेंस को। अभिसारी का मतलब होता है कि सभी किरणें एक स्थान पे आके मिलनी चाहिए, और तुमको पता है कि उत्तल लेंस में सभी किरणें आके एक बिंदु पे मिलती है, फोकस में मिलती है। इसे हम कहते हैं अभिसारी। उत्तल दर्पण का ये काम है, इसलिए हम उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अब मजे की बात यह है कि जो उत्तल दर्पण है उसे हवा में रखो, पानी में रखो या आसमान में रखो, कहीं पर भी उसे हम अभिसारी लेंस के नाम से ही जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। बाबू ये पहले भी बताए थे कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समांगी प्रकाशीय माध्यम और विषमांगी प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस में तब बनता है जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है। ऐसे वस्तु होती है, ये होता है हमारा ध्रुव और ये होता है फोकस। इन दोनों के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तब आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो फोकस दूरी और दुगुनी दूरी के बीच में गलत है, फोकस और लेंस के बीच। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जय हिंद दोस्तों, अब यहीं पे हम क्लास को समाप्त करते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे पढ़ाए गए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो को आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद। और फिर को बंद कर दीजिए।